के दिल में आग लगी हुई है। रूस की मिसाइलें और ड्रोन का तूफान यूक्रेन को निगल रहा है। रातों रात सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें बरसाई। कीव जल रहा है, ओडेशा तबाह हो रहा है, ज़ापोरिज़िया आग की लपटों में घिरा है। क्या ये पुतिन का आखिरी युद्ध है? ज़ेलेंस्की भड़के हुए हैं। क्या उन्होंने क्रेमलिन को जलाने का आदेश दे दिया है? गुस्साए ज़ेलेंस्की ने रूस को सबक सिखाने के लिए एक रात में 400 से ज्यादा लॉन्ग रेंज ड्रोन से हमला कर दिया। मॉस्को ब्रिगेड ने दावा किया कि 50 से ज्यादा ड्रोन तो सिर्फ मॉस्को पर दागे गए थे। रूस ने यूक्रेन के सभी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस पर यूक्रेन का यह दूसरा सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले रूस ने 24 घंटे में 660 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था। इस साल 6 महीने में यूक्रेन ने रूस के 8 लाख से ज्यादा मिलिट्री टारगेट पर ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने मई में साल 2026 का सबसे बड़ा हमला किया। 1,81,000 टारगेट पर हमले किए। ये आंकड़े यूक्रेन ने जारी किए हैं। इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन यूक्रेन के दावे रूस की मीडिया में छप रही खबरों से मेल खाते हैं। रूस का दावा है कि वो हर महीने यूक्रेन के हजारों ड्रोन को मार गिरा रहा है। मार्च में मॉस्को ने यूक्रेन के 7,000 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। Начебто все контролює, що бензин начебто є, що російські міністри начебто достатньо компетентні, але самі росіяни у чергах за бензином в різних регіонах Росії реально бачать, що ця їхня триденна війна триває вже 5-й рік. Так? यूक्रेन ने जून में रूस के ऊर्जा ढांचों पर कई बार हमले किए। मॉस्को की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया तो मॉस्को के आसपास तेल का संकट पैदा हो गया। इसके बाद रूस ने व्लादिमीर इलाके में फ्यूल पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। यूक्रेन के बार बार हमलों से रूस में तेल प्रोडक्शन 25 से 40% तक प्रभावित हुआ। यूक्रेन ने न सिर्फ मॉस्को के आसपास को ड्रोन से निशाना बनाया, बल्कि क्रीमिया में बड़े ड्रोन हमले कर रूस के तेल ठिकानों को तबाह कर दिया। Реальність війни в Росію і робимо максимально складним продовження окупації нашої землі. Наш український план далекобійних санкцій виконується. Також виконуються і санкції середньої дальності. Але достатньо сказати один лише факт. Від початку повномасштабної війни російською армією було визначено вже 15 термінів. लेकिन यूक्रेन के लॉन्ग रेंज हमलों के बाद भी रूस का ऑपरेशन यूक्रेन नहीं रुका। रूस ने एक रात में सैकड़ों ड्रोन और कई मिसाइलों से हमला कर पूरे यूक्रेन को अलर्ट कर दिया। रूस ने फिर दिखा दिया कि उसके मिसाइल और ड्रोन अटैक की रफ्तार अभी थमी नहीं है। लेकिन सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि रूस ने कितना हमला किया, सवाल ये भी है कि क्या ज़ेलेंस्की मॉस्को के बाद अब क्रेमलिन के करीब के मिलिट्री टारगेट पर हमला करेंगे? क्या ज़ेलेंस्की ने जंग को डिफेंस मोड से अटैक मोड पर ला दिया है और अब वो रूस की युद्ध क्षमता को खत्म करने का मन बना चुके हैं? लेकिन रूस अब यूक्रेन के हमलों का सिर्फ जवाब नहीं दे रहा, बल्कि कीव की सांसों को रोकने की कोशिश में लगा हुआ है। एक साथ क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और शाहेद ड्रोन। रात के अंधेरे में रूस पहले ड्रोन भेजता है ताकि यूक्रेन का एयर डिफेंस एक्टिव हो जाए और फिर उन्हीं रडारों पर मिसाइलें दाग देता है। यानी रूस की नई रणनीति साफ है, पहले एयर डिफेंस को थकाओ और फिर शहरों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमला करो। कीव, ओडेशा, नीप्रो, ज़ापोरिज़िया लगातार निशाने पर है और रूस के हर हमले के बाद यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को कीमत चुकानी पड़ रही है। पहले ड्रोन स्वॉर्म और फिर मिसाइल स्ट्राइक, और जैसे ही एयर डिफेंस पर ओवरलोड होता है, रूस की मिसाइलें यूक्रेन की ऊर्जा और मिलिट्री ठिकानों पर हमले करती हैं। लेकिन रूस और यूक्रेन की ये जंग अब सिर्फ दोनों देशों की सीमा तक सीमित नहीं दिख रही। यूक्रेन से सटी नेटो सीमा अब बार बार इस युद्ध की चपेट में आ रही है। रोमानिया के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि यूक्रेन सीमा के पास मिले रूसी ड्रोन के मलबे को कंट्रोल्ड ब्लास्ट से उड़ाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साल करीब 40 बार रूस के ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में घुसे। रोमानिया EU और नेटो का सदस्य है। आर्टिकल 5 के मुताबिक अगर किसी भी नेटो देश पर हमला होता है तो ये नेटो पर हमला माना जाता है।
इसे रूस से नेटो की जंग का खतरा बढ़ गया है, लेकिन रोमानिया की सीमा में घुसे रूसी ड्रोन को महज हादसा माना जा रहा है। यानी जंग की चिंगारी अब नेटो की सीमा तक पहुंच रही है। अभी हालात काबू में हैं, लेकिन कभी भी भड़क सकती है। उधर जेलेंस्की अब खुलकर कह रहे हैं कि रूस पर दबाव रूस के अंदर बढ़ाना होगा। यानी अब लड़ाई सिर्फ डोनबास की नहीं, रूस के सैन्य ढांचे की है। Слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить, во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно. Чуть юго-западнее города Доброполе и Очеретино. Ведь этот так называемый дух Анкодижа, хоть и не был облечен в какие-то यूक्रेन लगातार रूस के एयरबेस, तेल रिफाइनरी, गोला बारूद डिपो और लॉजिस्टिक नेटवर्क को निशाना बना रहा है। मकसद साफ है, रूस जितना कम ईंधन, जितनी कम सप्लाई और जितने कम हथियार जुटा पाएगा, उसकी जंग उतनी मुश्किल होगी। यूक्रेन के जनरल स्टाफ का दावा है कि रूस अब तक 7 लाख से ज्यादा सैनिकों को खो चुका है, मतलब हर दिन 1500 सैनिकों को खो रहा है। इस जंग में रूस के 4000 से ज्यादा टैंक तबाह हो चुके हैं, 10,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम नष्ट हो चुके हैं, 400 से ज्यादा एयरक्राफ्ट मारे गए हैं। जंग में रूस अब तक 48 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च कर चुका है। लेकिन इस युद्ध ने एक नई सच्चाई दुनिया के सामने रख दी। अब युद्ध टैंक से नहीं, ड्रोन से जीता जाएगा। जो ज्यादा ड्रोन बनाएगा वो ज्यादा देर तक लड़ेगा, जो ज्यादा AI इस्तेमाल करेगा उसे ज्यादा बढ़त मिलेगी। आज $1000 का ड्रोन करोड़ों के टैंक को खत्म कर रहा है, लाखों का ड्रोन अरबों के एयर स्पेस पर हमला कर रहा है, और इसी वजह से रूस और यूक्रेन दोनों ड्रोन प्रोडक्शन को युद्ध का सबसे बड़ा हथियार बना चुके हैं। ड्रोन प्रोडक्शन के मामले में यूक्रेन ने रूस को काफी पीछे छोड़ दिया है। यूक्रेन में हर महीने ड्रोन का प्रोडक्शन करीब 6 लाख के करीब पहुंच चुका है, जबकि दावा है कि रूस का ड्रोन प्रोडक्शन महीने में 10,000 के करीब भी नहीं है। रूस को अभी भी अपनी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों पर भरोसा है, जबकि यूक्रेन जानता है कि वो रूस के मिसाइल ताकत का सामना नहीं कर पाएगा, और यूक्रेन ने वॉर पैटर्न ही बदल दिया। कीव की सेना बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले कर रही है। रूस को झुकाने के लिए लॉन्ग रेंज के अटैक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. А на всех остальных территориях боевые действия прекратили. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области. लेकिन सवाल सिर्फ हथियारों का नहीं, सवाल वक्त का भी है। रूस मानता है कि लंबी जंग उसके पक्ष में जाएगी। यूक्रेन चाहता है कि पश्चिमी देशों का समर्थन ऐसे ही जारी रहे। यही वजह है कि हर बड़ा हमला सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी होता है। मॉस्को कीव को झुकाना चाहता है और कीव दुनिया को दिखाना चाहता है कि वो अभी भी लड़ सकता है। हर रात नई मिसाइल, नए ड्रोन, नई तबाही। लेकिन इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात सिर्फ धमाके नहीं है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि हर गुजरते दिन के साथ ये जंग दो देशों की लड़ाई से आगे बढ़ती जा रही है। नेटो की सीमाएं, रूस की मिसाइलें, यूक्रेन के लॉन्ग रेंज ड्रोन और यूरोप की बेचैनी सब एक ही कहानी कह रहे हैं। कहानी एक ऐसे युद्ध की जिसका अंत अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, और जब तक मिसाइलों की आवाज बातचीत की मेज से ज्यादा तेज रहेगी, तब तक यूरोप की रातें धमाकों से ही रोशन होती रहेंगी। 31 грудня. У 23-му році Путін визначив два інші терміни захоплення Донбасу. До 1 березня, і потім вже, коли знов не вийшло, то перенесли на 31 грудня. 24-й рік знов такі два терміни. У 25-му році, коли росіяни намагались переконати президента Трампа, що अब सवाल सिर्फ इस बात का नहीं है कि अगला हमला कौन करेगा। सवाल यह है कि अगला दांव किसका ज्यादा भारी पड़ेगा। क्या रूस
अपनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों के दम पर यूक्रेन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से थका देगा, या फिर यूक्रेन के हजारों लॉन्ग रेंज ड्रोन्स रूस के एयरबेस, तेल डिपो, हथियार फैक्ट्रियों और सैन्य सप्लाई चेन को लगातार निशाना बनाकर मॉस्को की युद्ध मशीन की रफ्तार धीमी कर देंगे। आने वाले महीनों में मोर्चे पर सैनिकों से ज्यादा आसमान में उड़ने वाले ड्रोन इस जंग की दिशा तय कर सकते हैं। यानी जिसके पास ज्यादा उत्पादन, बेहतर तकनीक और लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की क्षमता होगी, उसे रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, न रूस झुकने के संकेत दे रहा है और न ही यूक्रेन पीछे हटने को तैयार दिख रहा है। यानी यूरोप के आसमान में मिसाइलों और ड्रोन की ये जंग अभी और लंबी चल सकती है और हर नई सुबह सिर्फ एक सवाल छोड़ जाएगी, आज किसकी बारी है और अगला निशाना कौन होगा।